हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। आज की क्लास में हम सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, मींस एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। लेकिन आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने इस बुक के फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाके उन वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो दोनों चैप्टर है, फर्स्ट और सेकंड, ये आपस में रिलेटेड है एक दूसरे से। तो अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा तभी आपको सेकंड चैप्टर भी समझ में आएगा। तो पहले जाके आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको सेकंड चैप्टर भी अच्छे समझ में आ जाए। ओके, तो आइए हम आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो, इस चैप्टर में ऑलमोस्ट 12 टॉपिक्स हैं। 12 टॉपिक्स हम कवर करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम इसके शुरू के 3 टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा दो ध्रुवीयता, मींस बाइपोलैरिटी किसे कहते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो हम देखेंगे सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं, मींस सोवियत सिस्टम क्या होता है। और जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा आज का वो होगा सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, मींस फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं इसके पहले टॉपिक के साथ, दो ध्रुवीयता किसे कहते हैं। देखो, दो ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है। दो ध्रुवीयता का मतलब होता है जब पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में डिवाइड हो जाए। जब पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में डिवाइड हो जाए। देखो, शीत युद्ध जब शुरू हुआ था, जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, उस टाइम पे पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में डिवाइड हुआ था। कौन कौन से दो ग्रुप थे वो? यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। तो जब पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में डिवाइड हो गया, यूएसए और यूएसएसआर, इसे ही हम दो ध्रुवीयता कहते हैं, ठीक है, बाइपोलैरिटी कहते हैं। समझ में आ गया? यूएसए और यूएसएसआर। देखो, अब जो यूएसए था वो पूंजीवादी विचारधारा को अडॉप्ट करता था। पूंजीवादी मींस ये पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाला देश था। इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिज्म, ये कैपिटलिज्म को फॉलो करता था। दूसरी तरफ जो यूएसएसआर था वो समाजवादी विचारधारा को मानता था, मींस सोशलिज्म की विचारधारा को, ठीक है। तो अगर हम सिंपल वे में समझे कि दो ध्रुवीयता किसे कहते हैं, तो दो ध्रुवीयता का मतलब होता है जब पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ जाए, मींस दो ग्रुप में डिवाइड हो जाए, यूएसए और यूएसएसआर, और जो दोनों की विचारधारा होगी वो अलग अलग होगी। मींस जो यूएसए होगा वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा, वो पूंजीवादी विचारधारा को अपनाएगा, और जो हमारा सोवियत संघ होगा वो समाजवादी विचारधारा को अपनाएगा। इसे ही हम कहते हैं दो ध्रुवीयता। तो आपको दो ध्रुवीयता समझ में आ गया। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है सोवियत प्रणाली, मींस सोवियत सिस्टम। देखो, अगर आपको सोवियत प्रणाली समझ में आ जाएगी तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि जो सोवियत संघ था, जो यूएसएसआर था, वहां पर गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती थी, वहां पर जो जनता थी वो किस तरीके से रहती थी, वहां पर कौन कौन से रिसोर्सेज थे। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी। देखो, 1917 से पहले सोवियत संघ में भी अमेरिका की तरह पूंजीवाद ही था। लेकिन 1917 में क्या हुआ? 1917 में व्लादिमीर लेनिन नाम के एक नेता आए, और व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया? रूस में एक क्रांति चला दी, एक रिवॉल्यूशन चला दिया, जिसका नाम था बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। बोल्शेविक क्रांति। तो बोल्शेविक क्रांति का जनक किसको माना जाता है? फादर ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन किसको माना जाता है? व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है। ये एक मार्क का क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है। अब जब बोल्शेविक क्रांति हुई रूस में, तो बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस ने पूंजीवादी व्यवस्था को हटाकर समाजवादी व्यवस्था को अपना लिया। समाजवादी व्यवस्था को कब अडॉप्ट किया? 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद जो है समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया। अब जब समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया तो उससे बहुत सारे चेंजेस भी हुए। अब क्या हुआ? अब जितने भी उत्पादन के क्षेत्र थे उस पर सरकार का स्वामित्व था। सरकार जो था वो पंचवर्षीय योजना के तहत काम करती थी। सरकार जो है जनता के भले के लिए काम करती थी। वहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, वहां पर वन पार्टी सिस्टम था। ये सारी चेंजेस जो है समाजवादी व्यवस्था को अडॉप्ट करने के बाद जो है सोवियत संघ में देखने को मिली। इसे ही हम सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपको
कभी भी पूछा जाएगा कि भाई सोवियत प्रणाली क्या थी, तो सोवियत प्रणाली क्या थी, 1917 के बाद रूस में एक क्रांति आई, एक बोल्शेविक क्रांति आई, जिसके बाद पूरी सोवियत अर्थव्यवस्था बदल गई, पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ आ गई। और उसके बाद जो है उसने अपने यहाँ बहुत सारे चेंजेस किए, वहां पर जो है वन पार्टी सिस्टम आ गया, वहां पर जो गवर्नमेंट थी वो पंचवर्षीय योजना के तहत काम करती थी, वहां पर जो गवर्नमेंट थी वो जनता के भले के लिए काम करती थी। ओके, तो इतना समझ में आ गया आपको कि सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं। अब देखो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको देखो ये चीज तो समझ में आ गई कि जो रूस था उसने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया, और आपको यह भी पता है कि जो यूएसए है उसने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रखा है। तो आइए देखते हैं कि समाजवादी व्यवस्था क्या होती है और पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है, ताकि आपको जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए कि सोवियत संघ में किस तरीके से काम होता था और अमेरिका में किस तरीके से काम होता था। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में क्या अंतर है, मींस डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, तो भी आप यही पॉइंट्स लिखोगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में क्या डिफरेंस है, तो भी आप यही पॉइंट लिखोगे जो हम अभी देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, समाजवाद में क्या होता है, समाजवाद में उत्पादन के जितने भी क्षेत्र होते हैं, मींस प्रोडक्शन के जितने भी फील्ड होते हैं, उन पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार का स्वामित्व होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि किस चीज का प्रोडक्शन होगा, किस चीज का उत्पादन होगा, कितनी मात्रा में उत्पादन होगा और उसको कितनी कीमत में बाजार में बेचा जाएगा, यहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जबकि दूसरी तरफ मींस पूंजीवाद में क्या होता है, पूंजीवाद में उत्पादन के क्षेत्रों पर निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व मींस इंडिविजुअल कंट्रोल होता है। इंडिविजुअल कंट्रोल का मतलब क्या है, जैसे मैं इंडिविजुअल पर्सन हूं तो मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किस चीज का उत्पादन करना चाह रहा हूं, कितनी मात्रा में करना चाह रहा हूं और उसको बाजार में मैं कितनी कीमत में बेचना चाह रहा हूं, ये मैं डिसाइड कर रहा हूं, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही है। जबकि समाजवाद में ये चीज कौन डिसाइड कर रहा है, समाजवाद में ये चीज गवर्नमेंट डिसाइड करे, जबकि पूंजीवाद कैपिटलिज्म में ये चीज हम खुद डिसाइड कर रहे हैं। मतलब वो इंडिविजुअल पर्सन जो प्रोडक्शन कर रहा है वो उसके पास ये पावर है कि वो डिसाइड करेगा कि वो किस चीज का प्रोडक्शन करना चाह रहा है और कितनी कीमत में बेचना चाह रहा है। ओके, तो पहला डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम इसका दूसरा डिफरेंस देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे समाजवाद के अंदर क्या होता है। समाजवाद के अंदर सरकार लोकहित के लिए काम करती है। लोकहित मींस जनता के भले के लिए काम करेगी। यहां पर जो गवर्नमेंट होगी वो गरीब लोगों को अच्छा जीवन देने की कोशिश करेगी, वो जो है मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करेगी, वहां पर जो है हेल्थ फैसिलिटी देने की कोशिश करेगी ताकि लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सके। जबकि दूसरी ओर मींस पूंजीवाद में क्या होता है, वहां पर जो लोग होते हैं वह स्वहित के लिए काम करते हैं। स्वहित मतलब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। यहां पर जो लोग होते हैं वो बिल्कुल स्वार्थी होते हैं। यहां पर सिर्फ उनका एक ही मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। तुम यहां पर क्या देखोगे, यहां पर जो सरकार होती है वो जनता के भले के लिए काम करने की कोशिश करती है। जो लोग होते हैं वो दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं। जबकि यहां पर जो लोग होते हैं, यहां पर जो गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ उनका एक ही मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, पहले अपना हित देखते ना कि जनता का। ठीक है, तो दूसरा आपको जो है दूसरा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम इसका तीसरा डिफरेंस देखते हैं कि यहां पर क्या होता है। यहां पर अमीर और गरीब के बीच की खाई कम होती है। देखो, अमीर और गरीब के बीच की खाई का मतलब क्या है, मींस जहां पर रिच और पुअर के बीच का गैप कम होता है। देखो, इसका मतलब क्या है कि जो समाजवाद है यहां पर अमीर और गरीब के बीच की खाई, मतलब जो यूएसएसआर था वहां पर अमीर और गरीब के बीच की खाई कम थी। क्यों थी? क्योंकि वहां पर सरकार गरीब लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश करती है। देखो, अमीर लोग तो ये रहे और गरीब लोग ये रहे। अब सरकार क्या करेगी कि गरीब लोगों को थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करेगी समाज में, ताकि वो भी एक अच्छा जीवन जी सके। तो इनके बीच में तो तुम क्या देखोगे कि इनके बीच का जो गैप है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है।
जबकि तुम यहां पर क्या देखोगे, पूंजीवाद में क्या देखोगे कि यहां पर जो गैप है, जो यहां पर गैप है रिच और पुअर के बीच का, वो ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यहां पर जो अमीर लोग हैं वो तो अपने प्रॉफिट को कमाने के चक्कर में और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि वो गरीबों का शोषण करते हैं, जिससे गरीब और गरीब होते जाते हैं। ठीक है, देखो जो अमीर लोग होते हैं उनके पास ज्यादा पैसा होता है, तो वो और ज्यादा बिजनेस करते हैं, दूसरे देशों में जाके अपना सामान बेचते हैं, जिसकी वजह से उनके पास और पैसा आता जाता है, तो वो और अमीर होते जाते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, या फिर उनकी स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे उनके बीच में गैप आ जाता है। समझ में आ गया? तो तुम देखोगे कि समाजवाद में अमीर और गरीब के बीच की खाई कम होती है, क्योंकि सरकार यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा सा समाज में ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, जबकि पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता है। पूंजीवाद में केवल अमीर लोग ही अमीर होते हैं, वहां पे गरीब लोग कभी भी ऊपर नहीं उठ पाते हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का डिफरेंस है वो क्या है। अब इसी तरीके से देखो, जो यूएसए था, यूएसए में पूंजीवाद था तो वहां पर इस तरीके से काम होता था, और जो यूएसएसआर था वहां पर इस तरीके से काम होता था। आपको समझ में आ गया ये चीज? ओके, तो अब हम जो है इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि सोवियत प्रणाली क्या होती है, समाजवाद क्या होता है, सोवियत संघ में गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती थी, वहां पर लोग किस तरीके से रहते थे, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आई है, तो जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं उसमें ये सारी चीजें आपको 100% समझ में आ जाएंगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। मींस अब हम देखने वाले हैं कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या थी, मींस फीचर्स क्या क्या थे सोवियत सिस्टम के, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड लेवल पर इतना ज्यादा पावरफुल था कि अमेरिका को भी टक्कर दे सकता था। तो आइए देखते हैं उसके फीचर्स क्या क्या थे। तो जो सबसे पहली विशेषता थी सोवियत संघ की, वो थी कि वहां पर एक पार्टी का प्रभुत्व था। मींस एक पार्टी का डोमिनेंस था, वहां पर वन पार्टी सिस्टम था। देखो जो सोवियत संघ है वहां पर शुरू से लेकर एंड तक, जब तक सोवियत संघ रहा तब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी थी। वो पार्टी कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी। जबकि आप दूसरे कंट्रीज में देखोगे वहां पर बहुत सारी पार्टियां होती है और उन्हीं के बीच में चुनाव होते हैं और वो सत्ता में आती जाती रहती है। जबकि यहां पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में ही सारी पावर थी, वो अपनी मर्जी से काम करती थी, कोई दूसरी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती थी। तो ये इसकी पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता क्या थी सोवियत संघ की? दूसरी विशेषता थी कि यहां पर जो गवर्नमेंट है वो पंचवर्षीय योजना के तहत काम करती थी। मींस 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग काम करती थी। पंचवर्षीय योजना, इसका मतलब क्या होता है? 5 ईयर प्लान का मतलब क्या होता है? 5 ईयर प्लान का मतलब होता है, पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, एक टारगेट फिक्स करेगी और अगले 5 साल तक सिर्फ उसी टारगेट के ऊपर काम करेगी। मींस फॉर एग्जांपल, देखो एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक टारगेट फिक्स किया कि इस 5 साल हम सिर्फ और सिर्फ स्कूल के डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। तो वो क्या करेगा, 5 साल लगकर सिर्फ स्कूल के डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा, बाकी चीजों को वो बाद में देखेगा। समझ में आ गया? जब उसका टारगेट पूरा हो जाएगा तो फिर वो अगले 5 साल के लिए किसी और टारगेट को जो है उसके ऊपर 5 साल लगाएगा और उसके ऊपर काम करेगा। समझ में आ गया? इसी को कहते हैं हम 5 ईयर प्लान। अब हम सोवियत संघ की अगली विशेषता की ओर देखते हैं। मीन जो सोवियत संघ की तीसरी विशेषता थी वो क्या थी कि यहां पर ऊर्जा संसाधन बहुत ज्यादा थे। ऊर्जा संसाधन मींस एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज होते क्या है? ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। अब सोवियत संघ में ऐसे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, लकड़ी हो गई, ये रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे जिनका यूज वो अपने विकास के लिए कर सकता था। तो इसकी तीसरी विशेषता समझ में आ गई आपको। अब इसकी चौथी विशेषता देखते हैं। मीन सोवियत संघ की चौथी विशेषता क्या थी कि वो वस्तुओं का निर्माण जो था, वस्तुओं का निर्माण अपने ही देश में करता था। वस्तुओं का निर्माण जो था वो अपने ही देश में करता था, उसे किसी भी वस्तु के लिए दूसरे देश पर डिपेंड नहीं होना पड़ता था। सुई से लेकर कार तक हर चीज का निर्माण वो अपने ही देश में करता था। वो इतना ज्यादा कैपेबल था उस समय। तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं वो कितना पावरफुल था। समझ में आ गया आपको? तो वो हर एक चीज का निर्माण अपने ही देश में करता था। ये इसकी चौथी विशेषता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सोवियत संघ
जो था वो कितना ज्यादा पावरफुल था। देखो इनकी जो आपने चारों विशेषता पढ़ी, इन चारों विशेषताओं से आपको समझ में आ गया होगा कि सोवियत संघ अपने आप में कितना कैपेबल था और क्यों इसको वर्ल्ड लेवल पर इतना ज्यादा पावरफुल माना जाता था, क्यों इसको अमेरिका को टक्कर देने वाला माना जाता था। अब समझ में आ गया आपको। अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सोवियत संघ होता क्या है, सोवियत प्रणाली क्या होती है, सोवियत संघ में गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती थी, सोवियत संघ में लोगों की क्या स्थिति थी, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक्स हमने आज जितने भी टॉपिक किए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे कि सोवियत संघ का विघटन किस तरीके से हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।